प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोविड का जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसका नाम ओमिक्रॉन है। पूरी दुनिया में जब इसके बारे में पता चला तो तमाम ही ममालिक ने अपने अपने तौर पर इक़दाम किए हैं। कुछ जगहों पर ज़्यादा खौफ फैला क्योंकि वहाँ पर कुछ केसेस भी सामने आने लगे, और कुछ जगहों पर कुछ ममालिक में खौफ बढ़ रहा है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक जो बात हमें पता चली है वो यही है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें जो बात पता चली है, जो पॉजिटिव है, वो ये है कि ये उतना हार्मफुल नहीं है जितना शायद डेल्टा वेरिएंट था। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बहुत सारी बातें यकीन के साथ नहीं कही जा सकती, इसलिए कई ममालिक अपने अपने तौर पर इक़दाम उठा रहे हैं। कनाडा की हुकूमत इस वेरिएंट के हवाले से क्या कुछ ख़ास इक़दाम उसने उठाए हैं? क्या कुछ ख़ास इक़दाम उठाए जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है? कनाडा में इस वेरिएंट को लेकर सूरत हाल क्या है? क्या इसके लिए क्या इसकी वजह से कोई ख़तरात लाहिक तो नहीं है? इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नदीम भट्टी साहब मौजूद हैं, तज्ज़िया शुक्रिया। डॉक्टर साहब आसिम साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं लेबर पार्टी के। आसिम साई साहब आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सदर हैं PMA के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। आसिम साई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, और क्या गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न है इस बात को लेकर कि ओमिक्रॉन के हवाले से कुछ ख़ास इक़दाम उठाए जाने चाहिए, या आप समझते हैं कि इक़दाम उठाए जाने की ज़रूरत है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आपने मेरी राय पूछी है, तो गवर्नमेंट कंसर्न है इसमें। इस मंडे से इन्होंने, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ और फेडरल गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस की हैं रिस्ट्रिक्टेड गैदरिंग के हवाले से, और ट्रैवलिंग के हवाले से भी कंसर्न है। तो कंसर्न तो बहुत ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले भी कोरोना के स्टार्ट में भी जब रिस्पांस के हवाले से बात आई थी तो कनाडा ने बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया था, जिसकी वजह से कनाडा में हमारा काफी बेहतर सिचुएशन रही थी। तो इस वक्त भी जो मेन चीजें हैं उस पे बहुत कंसर्न भी है और पॉजिटिव रिस्पांस भी है गवर्नमेंट का। इस वक्त सिचुएशन क्या है कोविड की ओवरऑल और ओमिक्रॉन के पेशेंट्स के हवाले से? जी, ओवरऑल तो जो सिचुएशन थी वो काफी बेहतर हो गई थी। जिंदगी नॉर्मल, अबाउट टू नॉर्मल थी, सारी चीजें चल रही थी। फिर ये ज़ाहिर अचानक एक चीज नहीं निकली है ओमिक्रॉन के हवाले से, और इसका थोड़ा सा कंसर्न है भी। आपने भी जो फरमाया कि इसमें उतनी इंटेंसिटी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है हार्मफुलनेस के हवाले से। तो बहरहाल ये इतनी तेजी से फैला है दुनिया में कि इसने अपनी एक मतलब प्रेजेंस को किया है। तो ये कंसर्न तो है, इस हवाले से मैं समझता हूँ इसको एड्रेस भी कर रहे हैं यहाँ पे। जी, सही है। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से इसको फौरी तौर पर ख़तरा महसूस किया गया था, ये उतना बड़ा ख़तरा नहीं रहा और नॉर्मल ही रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप लॉकडाउन के जाते हैं या स्पेशल कुछ स्टेप्स लेते हैं तो ज़ाहिर है उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो आप समझते हैं कि पैनिक नहीं करना चाहिए, बस एहतियाती तदाबीर के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है, या आप समझते हैं कि हुकूमत को इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इसके फैलाव को रोका जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि पैनिक तो बहरहाल नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसको ईजी भी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने वाला वायरस है, और ओमिक्रॉन का जो ये वर्जन है ये बड़ी तेज़ी से फैला है और फैल रहा है, इसलिए इसके को आप बहुत इजी नहीं ले सकते। इस वक्त पोजीशन ये है कि कनाडा में 3000 प्लस केसेस ए डे होना शुरू हो गए हैं, और ख्याल ये है कि इस महीने के एंड तक कोई 10,000 केसेस पर डे हो जाएंगे, विच इज़ अ लॉट। और इसके साथ साथ ये है कि अगर इस वक्त जो हमारा नंबर आ रहा है केसेस का पॉजिटिव, इट इज़ 45% मोर देन लास्ट वीक। जितने लास्ट वीक में हमारे केसेस थे उससे एक वीक में केसेस जो है वो 45% इंक्रीज हो गया। और एक एस्टिमेट ये है कि हर 2 दिन के बाद नंबर डबल हो जाता है। हर 2 दिन के बाद जो नंबर ऑफ केसेस अफेक्टेड विद ओमिक्रॉन है, इट डबल्स। तो ये जो पिक्चर है ये बड़ी अलार्मिंग है। और ये जो नए पेशेंट आप बता रहे हैं 45% इंक्रीज जो है पिछले हफ्ते से, ये ओमिक्रॉन का है या ओवरऑल, या इसमें ओमिक्रॉन के पेशेंट ज़्यादा हैं?
ओमिक्रॉन, इस वक्त ओमिक्रॉन, जैसे अभी आसम साई साहब ने बताया कि लाइफ यहाँ तो बहुत नॉर्मल हो चुकी हुई थी, रेस्टोरेंट खुल गए हुए थे, सिनेमाज खुल हो गए थे, पब्लिक प्लेसेस ओपन थी, पार्क्स ओपन थे, लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन अब ओमिक्रॉन आने से बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहा है और बढ़ा है, और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट भी अब पोजीशन ले रही है, जिसमें ट्रैवल बैन भी हैं और हॉस्पिटल पे और पैरामेडिक्स को अलर्ट किया है गवर्नमेंट ने। इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो अभी तो जो आपने सवाल किया उसमें यह है कि इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड जी। ये इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, और जितनी तेजी से पहले कुछ मुल्कों में ये स्प्रेड हुआ उससे हमें लेसन लर्न करना चाहिए कि इसको इमीडिएटली और इफेक्टिवली। डॉक्टर साहब, कुछ ममालिक में हम देख रहे हैं कि केसेस आ तो रहे हैं लेकिन डेथ रेशो ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन हुई है लोगों की, इसलिए पॉजिटिव होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं हो रहा। तो यहाँ कनाडा में जो आप बता रहे हैं 3000 केसेस अ डे, इसमें डेथ रेशो क्या है? जी, मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूं कि डेथ रेशियो उतनी ज़्यादा नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे तो 80% तक लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। डबल वैक्सीनेशन की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है वो ये है कि हमने पिछले कुछ 2 साल में बहुत कुछ लर्न किया है कि इसको कैसे हैंडल करना है और क्या क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए, और उस जो लर्निंग है उसकी वजह से अब इसका जो इफेक्ट है ये रिलेटिवली कम होगा, और उस तरफ से इंसानी जानें ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपके ख्याल में ये उन ममालिक के लिए जहां पर ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुई है, लाइक पाकिस्तान, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ओमिक्रॉन? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द वैक्सीनेशन, और दूसरा अमलदारी है हमारे पास SOPs के ऊपर। एंड द पीपल लाइक कनाडा एंड अमेरिका एंड सो ऑन, मैं समझता हूँ जो भी सिविलाइज्ड दुनिया है, दे हैव लर्नड अ लॉट एंड दे हैव गॉट अ लेसन कि हमें जिंदगी में कैसे और क्या करना चाहिए। बिकॉज डे वन से हम लोग जो कह रहे थे यही कि हमें इसी के साथ जिंदा रहना है और हमें इसी को सीखना चाहिए कि हाउ टू लिव विद इट। अब पाकिस्तान की खातिर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2 केसेस हुए हैं जो कि कंफर्म केसेस हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन हमारे खित्ते के अंदर आ गया, इंडोनेशिया के अंदर भी है, इंडिया में भी है, और फिर जितनी भी ये ट्रैवलिंग हो रही है उसके साथ चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा। हमारा इत्तेफाक से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से और हमारी जो इधर एक कन्फेडरेशन है एशिया और ओशियाना कंट्रीज की, उसके लिए हम वीकली सैटरडे को एक करते हैं, और उसके साथ हमारे दोस्त साउथ अफ्रीका से भी जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो साउथ अफ्रीका के हमारे दोस्तों का मानना डे 1 से यही था, और उसके ऊपर बड़ी हाई क्राई भी बनी जो है पूरी दुनिया के अंदर। शी इज द चेयरपर्सन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर एंजेला हमारी दोस्त हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि अभी तक जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे ज्यादा तादाद बढ़ रही है और ज्यादा तादाद में लोग देखने के आ रहे हैं, लेकिन उसकी सिवियरिटी वो नहीं है जो कि डेल्टा के साथ ही, जिसको इंडियन वेरिएंट हम कहते हैं, उस तरह से नहीं है, और ये उससे बहुत कम है। लेकिन ये बात कि अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि वहां पे साउथ अफ्रीका जहां से इसका मतलब सारा शुरू हुआ, और ब्रिटेन के अंदर भी आ गया, आई थिंक 78,000 एक दिन के अंदर वहां पे मतलब काफी ज्यादा जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां इसका इन्फ्लक्स आया है ओमिक्रॉन का। लेकिन देखने में ये आया कि हॉस्पिटल्स के ऊपर ना तो बर्डन है वो बर्डन जो कि हमें डेल्टा के साथ नजर आ रहा था, ये जो है ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, ज्यादा इससे तेजी से फैलने का है, लेकिन इसकी सिवियरिटी वैसी नहीं है। इसकी 2 वजूहत हो सकती है। एक तो ये है कि लोग चूंकि वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीनेशन की वजह से लोगों के साथ ठीक है, और दूसरा ये है कि इटसेल्फ जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए कह रहे थे, अब लोगों के अंदर जो है वो हर्ड इम्यूनिटी का एलिमेंट भी आना शुरू हो गया, तो उससे भी हमारी जो है काफी बेहतर किस्म की। सो दीज आर, आई बिलीव दीज आर सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज, मे नॉट बी अ वेरी मच साइंटिफिक बेस्ड, लेकिन इसके साथ ये इसी तरह से ही हम समझते हैं कि वो चीजें होंगी। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हुकूमत के ऊपर हम हमेशा से ये, मैं जाती तौर पर जोर देता रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना नहायत ही अहम है। और आप जानते हैं कि 2020 के अंदर जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारे साथ आया तफ्तान से, एंड यू नो कि फिर जुलाई और जून जुलाई अगस्त के अंदर जाके किस कदर हमारे पास केसेस आए कि देयर वाज नो बेड्स, वेंटिलेटर की हमें शॉर्टेज रही, और जो मसाइल दुनिया के थे पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उसी के साथ ही आया। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हमारे साथ रही कि उससे हमने अच्छे तरीके से कोप अप किया, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई,
और अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ हम उससे काफी बेहतर है। एज फार एज वैक्सीनेशन कि हमारे यहाँ अभी तक कोई मतलब अगर इसको देखा जाए कि डबल डोज जिनको मिली है, इट इज नॉट मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो टोटल है, और अगर एक देखा जाए तो वो लगी हैं लोगों को। लेकिन अबाउट द बूस्टर डोज की हुकूमत चीज ठीक के कह रही है। हम लोगों को एज सोशल वर्कर एज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भाई आप जाके जो है बूस्टर डोज लगवाएं, लेकिन पीपल आर रिलक्टेंट या ये समझते हैं कि जी बस ठीक है सब कुछ अच्छा हो गया लिहाजा अल्लाह खैर करेगा कि सब चीजें ठीक रहेंगी। ये हमारा एक कैजुअल सा एटीट्यूड है पाकिस्तान के अंदर, और मैं दुआगो हूँ। जैसे सारी दुनिया के लिए हम दुआगो हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला खैर करे कि यहाँ पे ठीक है। लेकिन अप टिल नाउ ये जो नया वेरिएंट आया हमारे साथ जो पॉजिटिविटी जारी है ये 0.6% और 0.7% के करीब पाकिस्तान के अंदर जारी, और इसमें भी जो आम हमारे साथ पहले थे वो इट इज नॉट दी ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के सिर्फ 2 केसेस हैं जो कंफर्म केसेस हैं कराची के साथ, एंड रेस्ट वी आर सेफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएंट जो है साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। जी चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। खासतौर पे डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में 2 केसेस हैं, तो इसमें कुछ लोग डाउट करते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान में रिपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में टेस्टिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो ये एक्चुअल जो फिगर है शायद पाकिस्तान को उसके बारे में पता नहीं है। तो क्या ऐसा ही है या वाकई अस्पतालों पर लोड ज़्यादा नहीं है और वाकई हालात पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर है कोविड के हवाले? ये भी मैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब के सामने सवाल ज़रूर रखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आसिम साहब, ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर एनी गवर्नमेंट। ज़ाहिर है इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक तरफ लोगों की ज़िंदगियां बचाना है तो लॉकडाउन करना है, दूसरी तरफ कारोबार सफ़र करेगा, पूरी इंडस्ट्री जो बैठ चुकी थी दोबारा से रिवाइव हुई है वो फिर बैठ जाएगी। तो आपके ख्याल में एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हर 2 दिन के बाद डॉक्टर नदीम भट्टी साहब कह रहे हैं कि कोविड के जो केसेस हैं वो डबल हो रहे हैं, तो क्या इसको पहले से रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आपके ख्याल में लेने चाहिए, सख्त इक़दाम उठाने चाहिए, या हौसले से चलना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आप जो बात कर रहे थे ये ब्रेक से पहले डॉक्टर नदीम भट्टी साहब और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, और आई मस्ट से कि जो नदीम भट्टी साहब कह रहे थे कि पैनिक तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पैनिक सिचुएशन नहीं हुई, लोगों ने और लीडरशिप ने या जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी पॉजिटिवली चीजों को लिया है शुरू से। उसकी इंटेंसिटी को फील करना एक चीज है और पैनिक होना दूसरी चीज है। तो इंटेंसिटी को जहाँ पे उसकी अहमियत को और उस पर वर्कआउट किया है तो वहां पे डिफरेंट रिजल्ट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कनाडा में ये एक अच्छा पहलू है कि एक तो चीजों को क्रिटिकली देखा जाता है, दूसरा उसकी शिद्दत को देख के तो लॉकडाउन का तो आखिरी एक हल है वो उस तरह, मतलब एक फुल लॉकडाउन। तो यहाँ एक अच्छा जो मैं समझता हूँ कि जो चीज है वो है बतदरीज चीजों को मूव करना। तो यहाँ पे इन्होंने स्लोली मूव करना शुरू किया है। एकदम से चीजों को बंद कर देना, एकदम से खोल देना, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे तो इस तरह चल रहा है कि बतदरीज चीजों को सिंगल आउट किया जा रहा है। जो चीजें इजीली हो सकती हैं, पहले स्टेप में हो सकती हैं, उनको किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये सही अप्रोच है। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, एक राय यह है कि जब कोई वेरिएंट इतनी ज़्यादा अपनी हैत तब्दील कर लेता, अपनी शक्ल तब्दील कर लेता कोई वायरस, तो इम्कान ये भी पैदा हो जाता है कि शायद वो अब ख़त्म हो जाए या वो इतनी वीक फॉर्म में आए शक्ल बदल के कि वो इतना हार्मफुल ना रहे, जैसा कि अभी हमने ओमिक्रॉन के केस में देखा है। आपके ख्याल में क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइंदा दिनों में आने वाले जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि ये वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, तो ये डे बाय डे वीकर होते चले जाएंगे, या ये भी इम्कान है कि इसी में से कोई शक्ल बदल के बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का वेरिएंट भी आ जाए? एक बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसका जवाब तो साइंटिफिकली होना चाहिए कि जो आने वाले वेरिएंट हैं उनकी शक्लें जो है इससे लीथल होंगी या नहीं होंगी। सो फार जो अभी ओमिक्रॉन की शक्ल में जो वायरस आया है, इसमें जो रिसर्चेज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये ना तो पहले वाले वायरस से स्ट्रॉन्गर है और ना वीकर है, राइट।
तो इसलिए इसको ना तो इग्नोर करें और ना ओवर रिएक्ट करें। ठीक है। अभी तक जो रिसर्च मैंने पढ़ी है वो यही बता रही है कि ये पहले वाले वेरिएंट से वीकर नहीं है। हाउएवर ये बात प्रूवन है कि ये तेजी से स्प्रेड करता है। जैसे पाकिस्तान में एग्जांपल आपने दी है कि सिर्फ 2 केसेस हैं, ये 2 केसेस आज हैं, इट माइट मल्टीप्लाई वेरी क्विकली अगर इसको वाइजली टेक ओवर ना किया गया। पाकिस्तान जैसे कंट्री इससे ज़्यादा महफूज इसलिए रहेंगे कि इस वायरस को, ये वायरस स्प्रेड हुआ है अफ्रीका से, तो जितनी मोबिलिटी होगी अफ्रीका के लोगों की जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये वायरस जो है रिलेटिवली तेज़ी से फैलेगा। पाकिस्तान में चूंकि उन कंट्रीज़ पे जहाँ से वायरस ये स्प्रेड हुआ है वहाँ से ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है लोगों की, ना पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं या ना वहाँ के लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए रिलेटिवली लेस डेंजर है वहाँ पे इस प्रॉब्लम का स्प्रेड होना। लेकिन कनाडा में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अफ्रीकन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, लोग आते भी हैं उन कंट्रीज़ में, वहाँ पर जाते भी हैं, कैनेडियन भी जाते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी लोग जाते हैं। ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। आपकी ये बात कि लॉकडाउन की जो बात है, लॉकडाउन भी एक मैयर है जो लेना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसने बड़ा स्ट्रांगली अभी रिएक्ट किया। पहले सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने जो किया, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज सब ने ये काम किया कि 9 कंट्रीज थे जिनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई, जिसमें कनाडा ने भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई, यूके ने ज़्यादा लगाती थी, बाद में उन्होंने 10 कंट्री से रिस्ट्रिक्शन जो है कल एलिमिनेट किए हैं। कनाडा ने अभी भी 9 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई हैं और अपने शहरियों को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल दुनिया के किसी कंट्री में भी ना करें। सो नो अननेसेसरी ट्रैवल जो है वो जो लोग जो कनाडा से बाहर रहते हैं उनको वहाँ की एम्बेसीज से मैसेज आए हैं, और जो कैनेडियन कनाडा में रहते हैं उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शन ही आई हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें क्योंकि ये वायरस स्प्रेड होगा थ्रू ट्रैवल। तो ये तो इमीडिएट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट की बात है, आसम साई साहब चूँकि बड़े एक्टिव हैं लेबर पार्टी में, ये जानते हैं कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, एंटेरियो की बात मैं अब कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे मेयर है डग फोर्ड, ही हैज his own view of taking the measures against this virus, जबकि लेबर पार्टी had different view। लेबर पार्टी जो कि फेडरल गवर्नमेंट जिनकी है उन्होंने तो इमीडिएटली बैन कर दिए हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने ये कहा था कि हम चूँकि क्रिसमस अब आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी होनी है, सोशल ओकेजन्स भी होने हैं, पार्टियाँ भी होनी हैं, तो हम इसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाने का इरादा नहीं रखते। लेकिन जितनी तेज़ी से ये फैल गया, अब उनको भी अपनी पॉलिसी जो है वो रिव्यू करना पड़ रही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, 2 चीज़ें, एक तो लॉकडाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का ये कहना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि मुझ पर बड़ा दबाव था लॉकडाउन का लेकिन मैंने नहीं किया, तो हमने काबू किया है स्मार्ट लॉकडाउन से। तो उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर कोविड को कंट्रोल में रखा। आपके ख्याल में वाकई स्मार्ट लॉकडाउन इतना इफेक्टिव था और इतने अच्छे तरीके से मैनेज हुआ कि उसकी वजह से पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल बेहतर रही, या फिर उसके फैक्टर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं? देखिए मेरे दोस्त, आप भी पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तानियों को भी जानते हैं। हमने शोर और गुल डाल के हुकूमत को प्रेशराइज करके इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने लॉकडाउन नहीं लगाया। जो लोग जानते हैं कि मार्च के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पे लगा था मुल्क के अंदर फॉर 2 वीक्स, और यही था 2 हफ्ते का वो लॉकडाउन जिसने कि पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि वो बचाया था। इट वॉज अंडर प्रेशर इंडीड। तो उन्होंने एक दिन कहा था कि मैं नहीं लगाऊंगा और फिर ठीक दूसरे दिन जो था पाकिस्तान के अंदर ये लॉकडाउन लगा था, और वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसा कि होना चाहिए वैसा लगा। उसके बाद यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं हुए, और हमारे यहाँ केसेस जितने भी आते हैं, जो भी उसके साथ ये सूरत हाल चलती रही है हमारे पिछले पहली, दूसरी, तीसरी वेव्स के साथ आके, तो वो कोई इतनी बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस को नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ ये को अल्लाह ताला की खास हमारे ऊपर करम नवाजी रही है। बाकी ये कहना कि जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया तो उसके साथ रहा, आपको मैं याद करवाऊं कि जून के अंदर, जून 2020 में हमने, और मतलब अजीब सा लगता है कि अगर मैं ये वो इस खाकसार ने, अशरफ निज़ामी ने हुकूमत को ये कहा कि लाहौर के अंदर 9 टाउन्स हैं, तो 9 टाउन्स के अंदर एट रैंडम आप जाके टेस्ट करें और देखें कि अगर यहाँ पे लोगों को हो चुका है कोविड, और कोविड का आपको पता है कि बहुत माइल्ड किस्म की सिम्टम्स हो सकती हैं जो कि बंदे को खुद पता भी ना चले कि उसको कोविड हुआ और वो उससे गुजर चुका होगा।
तो यहाँ पे हुकूमत ने हमारी तो ऐसा ना मानी, चूंकि हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे अंडर हैंड ये करवाया। जब करवाया तो पता चला कि लाहौर के अंदर जो था, जो सरकारी आदादो शुमार आ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा कोविड के पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद थे। और आप जानते हैं कि 70%, 60-70% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कोविड के अंदर के उनको कोविड ने कुछ कहा है या नहीं कहा, एंड दे जस्ट पास बाय। हमारा कंसर्न होता है उस 5-7% के साथ जो कि सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ जाते हैं। एंड थिंक ऑफ कि 22 करोड़ अवाम का अगर 6-7% बनेगा तो हमारे लिए कितना होगा। दिस वाज कंसर्न फॉर द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जिसके लिए हम श्योर कि हमारे पास वैसी सहूलियात नहीं है जैसी कि मतलब एक डेवलप्ड कंट्रीज के साथ होंगी। हमारे पास वैसा नहीं है, तो खुदारा हमें जो है प्रिवेंटिव मेजर ज्यादा लेने चाहिए। और उसका डज नॉट मीन बाई के लॉकडाउन लगने से कि आप बच जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसको डिले करते हो। डिले करके और उसका फायदा क्या होता है कि आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं वो इस कैपेसिटी को अपनी को बिल्ड कर लेती हैं और वो कैपेबल हो जाती हैं इस चीजों को कैटर करने की खातिर। सो दिस वाज ऑल द प्लानिंग और दिस वाज ऑल द विजन, जो कि हम समझते हैं कि हम सेंसिबली हुकूमत के साथ कर रहे थे। और हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको प्रेशराइज किया। मतलब खान साहब कहते हैं बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, और वो समझते हैं कि मैंने अब जो कह दिया सो कह दिया। ये एक रवैया हुकूमत के अंदर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो उसको तो मैं कोई तस्करा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये बात कि यहाँ पे नहीं था और वो हुआ। हमारे पास एक तो सबसे बड़ी ये बात है दैट वी हैव अ यूथ। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास नौजवान जो है ज्यादा। अब यूरोप के अंदर आके और ऐसे ममालिक जहाँ पे हमने देखा कि इसने ज्यादा तबाही मचाई कोविड-19 ने, वहां पे उनके पास ओल्ड एज जो लोग थे वो ज्यादा थे और उनके साथ कोई ना कोई अंडरलाइन कोई मतलब ऐसी डिजीज थी जिसको जाके इसने मतलब फिगर आउट किया, एग्रीगेट किया, और उसके साथ जाके ये फिर जाके और हमने जो देखा कि स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ये सारी सूरत हाल जो हमें देखने को मिली। तो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ, जो कि हम मतलब वैसे तो मुसलमान हम समझते हैं कि इसके ऊपर हमारा अकीदा और पक्का अकीदा वो है, तो उस अकीदे की वजह से मैं समझता हूँ। और बाकी हुकूमत की भी इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है जी ऐसा हेजिटेशन कि हुकूमत के इकदाम भी अपने ताई जो वो कर सकते थे अपने महदूद वसाइल के तहत उन्होंने किया। बाकी हमारी सिविल सोसाइटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बढ़ के काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ। एंड स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि जो रोल ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिन लोगों ने जाने दिए हेल्थ प्रोफेशनल, दैट इज पाकिस्तान। और उनमें भी डॉक्टर्स, तो खास रीजन है उसकी सर, तो खास वजह उसकी वजह यह है कि हमने काम किया भाई। हमारे पास यहाँ पे मतलब पीपीज नहीं थे, बट द मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स कम्युनिटी जाके उन्होंने काम किया, अपनी जान तेरी पे जिसको कहते हैं रख के काम किया। वी नेवर डिनाइड कि हमने जाके वहाँ काम नहीं किया। इट डज नॉट मीन कि दुनिया में नहीं किया होगा, दुनिया के अंदर भी लोगों ने इसी तरह से काम सारी चीजें की। लेकिन एज फॉर एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों ने, और मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि हमारी कम्युनिटी ने बेहतर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी के साथ। और बाकी ये तो टोटल एक ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हम सिंगल आउट करके कहें कि जी किसी एक की वजह से ये बेहतर हुआ। वी ऑल, दिस इज द कलेक्टिव विजडम जो कि किसी भी ऐसी मतलब आलमी वबा को कैटर करने के लिए और उसके खिलाफ खड़े होने के लिए वो इकट्ठे मिलकर काम करती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे जो नेगेटिव फोर्सेस थी उनको हमने स्नैप किया और उनके अगेंस्ट आके चीज पाकिस्तान के साथ भी काफी बेहतर रही। एक क्वेश्चन जो आपने शुरू में ब्रेक से पहले आप चाह रहे थे कि उसको किया जाए कि ओमिक्रॉन जो है मतलब यहाँ पाकिस्तान में 2 केसेस हैं तो फैलेगा या नहीं? ये वाला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, मेरा इस सवाल का तफसील से जवाब दे दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप कहिए कि मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब हम ये सवाल उठाते हैं यूके से या कुछ और ऐसे कंट्रीज से जहाँ पर 80% या 90% तक वैक्सीनेशन हुई है, टाइम पर हुई है, बूस्टर भी लग रहा है, तो वहाँ पर 50,000 केसेस आ रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत कम केसेस आ रहे हैं। तो जब ये सवाल हम उनके सामने रखते हैं कि जी वहाँ पर वैक्सीनेशन होने के बावजूद केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और डेथ ज़्यादा हो रही हैं और पाकिस्तान में कम आ रहे हैं और कम हो रही हैं, तो वो डाउट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल फिगर्स आपके पास मौजूद नहीं है और आपके पास तादाद ज़्यादा होगी, आपका रिपोर्टिंग सिस्टम और जो टेस्टिंग सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इसलिए आपको एक्चुअल फिगर पता नहीं है। क्या ऐसा ही है सर, ये वाकई हालात बेहतर हैं पाकिस्तान में? देखिए, 2 सूटें ये इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें। एक तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास आया कि ऐसी टेस्टिंग कैपेसिटी है
जैसे यूके के अंदर और आम श्योर के कनाडा और अमेरिका के अंदर भी बच्चों को दे दिए गए कि खुद ही वो जो टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब रैपिड टेस्टिंग की जो किट्स पड़ी हैं, और बच्चों को चाहे तो दिन में 2 दफा भी वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो यकीनन नहीं है। लेकिन एक चीज कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैन नॉट बी ओवर देयर, या सीवियर केसेस, कॉम्प्लिकेटेड कहना तो गैर मुनासिब होगा, कि जो सीरियस केस है उसमें हॉस्पिटल में ही आना है। अगर हॉस्पिटल में आएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उसके साथ हम कोई मतलब अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि चूंकि हमारे साथ एक माइनर वाले और हर बंदे को हम टेस्ट नहीं करते, अगर मतलब 22 करोड़ में हम 40-50 हज़ार टेस्टिंग करते हैं तो उसके साथ क्या नतीजा निकलेगा, दिस इज वेरी ट्रू, उसके साथ बात दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ज्यादा निग्लेक्टेड है और हमें उनका पता ही नहीं, लेकिन दिस आई अश्योर यू कि जो पेशेंट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल के अंदर जब दाखिल हो जाता है और खुदा न खास्ता उसके साथ ये वाली जो है कोविड-19 की वहां पे अलामात या ऐसा कोविड-19 पेशेंट होता है, तो फिर हमारा चेक सिस्टम ठीक है, इतना कोई बहुत बुरा नहीं है, अगर मतलब मैं कहूँ कि बहुत आइडियल नहीं है। तो जो स्प्रेड है, इसका स्प्रेड की खातिर ये बात मैं अगेन आई रिपीट कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर आके कि मतलब फ्लाइटें बंद होना या फ्लाइटों का बंद ना होना, लेकिन उसके अंदर यही वाली चीज आती है कि हमारे यहाँ एक इंटरेक्शन वो जैसा है वो कम है ट्रैवलिंग की खातिर, दुनिया के साथ से मतलब 2-2, 3-3 दफा जाके टेस्टिंग करके लोग आते हैं। ऑल्दो कि आई एम क्रिटिकल अबाउट दी गवर्नमेंट कि पाकिस्तान के अंदर जो इनको कंट्रोल करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वैसा कंट्रोल हमारे यहाँ नहीं है। बाहर से जो दोस्त आप आते हैं तो वो बताते हैं कि इतनी सख्ती है कि जी फलां का टेस्ट हुआ फलां का, पर जब यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं ये लोग तो किसी से पूछा भी नहीं जाता कि भाई आपका जरा पीसीआर तो दिखाएं, आपकी टेस्टिंग कैसी और क्या। तो आई थिंक वी हैव टू बी सीरियस, और जैसा मेरे दोस्त फरमा रहे थे और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इसके अंदर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना लॉजिकल और सेंसिबल अप्रोच है वो नहायत ही जरूरी है, और ये दुनिया के हर मुल्क के लिए जरूरी है। इट इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका या किसी उसके साथ, हर मुल्क को ही इसको अपनाना होगा ताकि हम एक अच्छी जिंदगी और नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकें और नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अब नॉर्मल जिंदगी के भी जो है डेफिनेशन वो चेंज हो गया। इट इज नॉट टू बी लाइक दैट जो कि 2018 के अंदर थी। अब ये 2021 में 2022 ही आएगा जिसके अंदर हमने कोविड के साथ ही जिंदा रहना सीखना होगा। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि कोविड के साथ कितना अरसा और रहना पड़ेगा? डॉक्टर निजामी साहब ने आखिरी जुमला ये कहा है कि अब न्यू नॉर्मल हो जाएगा, तो ये न्यू नॉर्मल तो यही है कि अब हमें शायद अगला बहुत लंबा अरसा इसके साथ रहना ही पड़ेगा। तो अब हमें सीखना होगा कि इसके साथ कैसे रहना है, और सीखने के लिए हमें कुछ तो गवर्नमेंट्स लेवल पे डिसीजन होंगे जो कि पूरी वर्ल्ड में मुख्तलिफ मुल्क अपने अपने तौर पर डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कुछ मेजर्स हैं जो हमें लेना होंगे। और उसमें से जो सबसे पहली बात, जैसे अभी हमने कहा कि पैनिक नहीं होना है। कनाडा में जब हम कहते हैं पैनिक नहीं होना, ये इसका मतलब क्या है? पैनिक ना होने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब कोविड-19 का अटैक हुआ और ये स्टार्ट जब हुआ तो लोग पैनिक इस तरह से हुए कि लोगों ने स्टोर्स के ऊपर जाके ग्रोसरी इतना ज़्यादा खरीदना शुरू कर दी कि स्टोर्स के अंदर चीज़ें कम हो गई, नायाब हो गई। तो पैनिक ना होने का मतलब यह है कि काम डाउन, आप इस तरह से, चूंकि बंद नहीं होने वाली चीज़ें, आप तो ऑनलाइन सारी चीज़ें घर में पहुंच सकती हैं, तो उस तरह जाके वहाँ पे लाइन अप होके और ट्रालियाँ भर भर के घर पे सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक ना होने की एक तरीका ये है। एक तरीका यह है कि कुछ ज़्यादा लोगों ने ओवर रिएक्ट किया और वो इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया। गो के इंस्ट्रक्शन यही है कि आप अपनी मोबिलिटी कम करें, और लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को लॉक में ले आए, और उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज बनते हैं और जो कि बने वो भी ना करें। इसके साथ साथ जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करना चाहिए, जिसमें यह है कि अपना माउथ कवर करें, हैंड को सैनिटाइज करें, अपनी मूवमेंट को कम करें, और इसके साथ साथ हैंड शेक, फिजिकल कांटेक्ट को जितना कम कर सकते हैं वो कम करें। ये वो सारे मेजर्स हैं जो लेना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जैसे आपका सवाल ये है कि कब तक रहना पड़ेगा, मुझे लगता है कि अब हमें इस तरह की चीज़ों के साथ रहना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा तो एक नया वेरिएंट आ जाएगा, लेकिन ये अब हमें सीखना होगा कि हमें किस तरीके से SOPs को फॉलो करना है, और वो उसको हमने न्यू नॉर्मल बनाना है। कोई नॉर्मल लाइफ के बाद अब न्यू नॉर्मल लाइफ ये होगी, लाइफ विद SOPs। सही है। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, इसके बाद आसिम शाही साहब से भी बात करते हैं। और पाकिस्तान में बूस्टर की तरफ अभी तक तवज्जो नहीं आई, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से मैं ज़रा उसके बारे में भी पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आसिम साहिब साहब, आप पॉलिटिकली चीज़ों को क्या देखते हैं? पिछले 2 साल में क्या कुछ तब्दील किया है कोविड ने? कौन कौन से नॉर्म्स चेंज हुए हैं? कौन सा कल्चर चेंज किए गए हैं? सियासत पे क्या असर पड़ा है? कारोबार पे क्या असर पड़ा है? एज एन ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? एज अ पॉलिसी मेकर आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? क्या चेंज आया है और क्या ऐसा चेंज है जो शायद अभी ज़्यादा लंबा अरसा चलेगा? जी, अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर नदीम भट्टी साहब बात कर रहे थे न्यू, तो एक न्यू एरा शुरू, न्यू नॉर्मल। जी हाँ, न्यू नॉर्मल तो सही है, पर वो न्यू एरा जो है वो उसमें बिल्कुल चीजें चेंज हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिकली और समाज तब्दील हुआ है हमारा यहाँ पे। उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई हैं, कुछ तो ज़ाहिर नेगेटिविटी तो सब हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। मेरी नजर में जो पॉजिटिव चीजें आई हैं वो एक तो घर से काम करने का कल्चर यहाँ पे बड़ा है, उससे फैमिली जो टाइज हैं वो मेरी नजर में बेहतर हुए हैं यहाँ पे। कुछ कंट्रीज में तलाकों की शरह भी बढ़ गई है सर, घर में रहने की वजह से। तो ये तो है, पर्सन टू पर्सन चीजें हैं। लेकिन तीसरी बात यह है, लेकिन महंगाई ने मतलब इकोनॉमिकली सबको जहां हिट किया है, वहां कनाडा में भी महंगाई आई है, लेकिन जितना वो किया जाता है उतनी उस तरह नहीं है। मतलब दायरा इनकम टू एक्सपेंस रेशो का इशू है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ जो कोरोना का था हमारा 1.5 साल। और यहाँ हमारी एक और जो चीज चेंज हुई है वो लोगों का बड़े शहरों से, बड़े सेंटर से दूर जाके रहने का कल्चर जो है वो ज्यादा बड़ा है। सर गवर्नमेंट के सपोर्ट करने से भी एक कल्चर आया, और वो ये है कि लेबर अब नहीं मिल रही लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि उनको घर पे बैठे हुए 2000 मिल रहे हैं तो वो काम करने के लिए नहीं जा रहे। तो कुछ लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि जी हमें लेबर तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है। तो ये भी एक नया कल्चर। हाँ जी, लेकिन अभी तो वो सपोर्ट खत्म हो गई है, सच उस तरह नहीं है। ठीक है, और ये सही बात है, लेकिन उसमें और फैक्टर हैं कि लोग ट्रैवल नहीं कर सके, लोग आ नहीं सके कनाडा जिनने एक्सपेक्टेड। यहाँ पे चूंकि सब चीजें ज्यादातर डाटा होता है और एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर सारा चल रहा होता है कि इतना होगा, ऐसे होगा, इतने लोग होंगे, आ जाएंगे, तो वो लोग आ नहीं सके। जो इमिग्रेशन का था वो हमें यहाँ प्रॉब्लम रही है, नए इमिग्रेंट नहीं आए, नए लोग जो आने थे वो नहीं आए, जितना विजिटर था। तो ये चीजें तो हैं, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, ये इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और जो हमारा मतलब सोशल सेटअप है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, क्या ये मुमकिन है कि ऐसा ऐसा हम, यानी वेरिएंट्स तो शायद आते रहेंगे बदल बदल के अपनी शक्लें कोविड की, लेकिन क्या वैक्सीनेशन भी अपनी साथ साथ शक्लें बदल सकती है? यानी कि अभी हमने 6 महीने की वैक्सीन ली है, 6 महीने के बाद बूस्टर लेना पड़ रहा है, हो सकता है इसमें जिद्दत आए तो 2-3 साल के लिए वो काम करने लगे, या 5 साल के लिए काम करने लगे, या फिर एक ऐसी वैक्सीन हो जो 10 साल तक के लिए आपको सपोर्ट दे दे। तो उससे मेरा ख्याल है कि न्यू नॉर्मल जैसी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो हमारी होप्स जो हैं, क्या वो वैक्सीनेशन और जो रिसर्च करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें यहाँ पे काफ़ी इस पर डिबेट रहती है, और कनाडा में आमतौर पे लोग फ्लू शॉट लगवाते हैं हर विंटर के स्टार्ट पे। जैसे अभी विंटर स्टार्ट हुआ है तो फ्लू शॉट सब लगना शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट जो है फ्री फ्लू शॉट लगाती है, और वो हर साल लगवाना पड़ता है। हर साल आपको एक अगेंस्ट द फ्लू एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के लिए फ्लू शॉट लगवाना होता है। मुझे लगता है कि ये उस तरह की शक्ल बनती जाएगी इसकी। जैसे हमने जब पहले वैक्सीनेशन करवाई तो उन्होंने कहा कि जी अब दूसरी के लिए आपकी ये डेट है, तो जब दूसरी लगवा ली तो लगता है कि अब ये लाइफ टाइम सेफ हो गया। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने गुजरे तो बूस्टर की बातें शुरू हो गई, अब बूस्टर लगवाना जरूरी हो गया। तो अभी कनाडा ने भी ये काम शुरू किया कि 20 से ऑनवर्ड 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो बूस्टर शॉट लगवाएं। मैंने भी अपनी बुकिंग बहरहाल करवा ली है बूस्टर शॉट के लिए। तो ये बूस्टर शॉट एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कभी हमें ये भी लगवाना पड़ेगा। ख्याल यही था कि 2 डोज काफ़ी होंगी लाइफ टाइम, लेकिन अब बूस्टर शॉट आ गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह टाइम टू टाइम वेरिएंट चेंज होते जाएंगे, टाइम टू टाइम ये बूस्टर्स भी लगते रहेंगे और नई नई वैक्सीनेशन आती जाएंगी। और हमें मैं इसको उससे रिजेंबल करता हूँ फ्लू शॉट से, कि फ्लू शॉट जैसे हर साल हम लगवाते हैं और हर विंटर के स्टार्ट पे फ्लू शॉट लगवाते हैं, साल में एक दफ़ा ज़रूर लगता है। तो उसी तरह का अब ये एक नया वैक्सीनेशन हो जाएगी जो कि हर साल लोगों को लगवाना पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है।
राइट सर। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो एक डिस्कशन का मौजू ज़रूर बन गया था आवाम में। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने वैक्सीनेशन करा ली, तुमने दूसरी डोज ले ली है, वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा रहे, वैक्सीनेशन करा लो। लेकिन बूस्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, कहीं पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, रुझान ही अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं आए। क्या ये जो बिहेवियर है या ये मामला है, ये डेंजरस हो सकता है? देखिए मेरे दोस्त, हमारे यहाँ मुल्क के अंदर रवैये जो है बदकिस्मती से बिल्कुल ही मतलब अजीब से ही हैं। मैं थोड़ा सा पोलियो के लिए भी एज अ सोशल वर्कर काम करता हूँ, बहुत ज्यादा आगाही के लिए, और लोगों की मिन्नत समाजत के अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए। एंड देखने में यही आता है कि इसके बारे में जो बदगुमानियां, मिसकॉन्सेप्ट और सारी ये चीजें उठा के, तो पोलियो के लिए भी जो कि मतलब हर एक को पता है कि कैसी डिसेबिलिटी हमारे रवैयों के अंदर वो नहीं आता। सिमिलरली स्टैंड्स टू एज फॉर एज द कोविड इज कंसर्न। कोविड के लिए जब तक कि हुकूमत ने सख्ती नहीं की, जब तक बाहर जाने के लिए इसेंशियल नहीं करार दिया गया, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले मतलब सेंटर्स खाली थे, जो ही उसके ऊपर लगा दी, सख्ती लगा दी, तो वहां पे बंदा चढ़ा हुआ था कि जाके लगवाने की ये हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो शौरी सिलसिला कार है वो काफी नीचे है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मतलब आप दूसरी उसकी कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक तो हम 2 डोजेज भी अगर लगाने के अंदर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपको, इट इज अबाउट 30%, नॉट मोर देन 32%, मतलब बहुत मैं बढ़ा के ही आपको बात जी हाँ 30% एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, ज्यादा से ज्यादा जो कि मतलब 2 डोजेज लगी हैं। तो जब 2 डोज ही नहीं लगी तो व्हाट टू टॉक अबाउट द बूस्टर डोज। और मैं उनमें से हूँ जो समझता हूँ कि दुनिया के अंदर, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ एंड विद वेरी हैवी हार्ट, कि मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि हमने 2nd लगवानी है, 3rd लगवानी, बूस्टर डोज के बारे में दे स्पीक अबाउट। तो दिस इज, जब तक दुनिया के अंदर कोई शख्स कहीं पे भी कोविड का मौजूद है तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक मत समझें कि वैक्सीनेशन बेस से अपने आप को बचा लेंगे। तो मैं जो हूँ मतलब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने भी जो ये कहा है कि उनके बारे में एक हर शख्स तक ये पहुंचानी होगी, खुद को महफूज रखना है, तो सत्ता के ऊपर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि उसके साथ होगा। बाकी आपकी बात दुरुस्त है, जैसे भट्टी साहब फरमा रहे हैं, बाकी हमारे दोस्त ने भी जो कहा है कि भी मतलब वैक्सीनेशन के साथ बूस्टर डोज दैट इज, और RNA वैक्सीन मतलब लगाने के लिए RN वेरिएंट के अंदर बदकिस्मती से है ये कि बड़ी ही तेजी से ये चेंज करता है। हाउ इट विल बी द फ्यूचर, कितनी ये सख्ती करेगा, कितना हमारे साथ बिहेव करेगा, लेट्स वी हैव टू वेट फॉर। मैं समझता हूँ कि सैल्यूट टू ऑल दोज साइंटिस्ट जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इतनी जल्दी और तेजी के साथ जिन्होंने वैक्सीन बना दी। आई एम श्योर कि अल्लाह ताला करम करेगा और साइंस एंड रिसर्च दैट विल बी सपोर्टिव टू द ह्यूमैनिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। आसिम साई साहब, आप डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।